Okay. Good afternoon to all of you. Today we are going to discuss a very important topic, astringent. Okay. We will understand what is astringent and what are the examples and how we use this in pharmaceutical industry and what are the medicinal effects of astringent in human body. It is used topically. Okay. So we start with the introduction part. As you see in the image, this image, it is alum. It is fitkari. ठीक है, फिटकरी इज एग्जाम्पल ऑफ एस्ट्रिजेंट, कॉमनली वी यूज एट अवर होम। फिटकरी से आपने कभी ना कोई काम किया ही होगा, तो फिटकरी को हम एलम कहते हैं। ठीक है, और ये एस्ट्रिजेंट का एग्जाम्पल है। एस्ट्रिजेंट्स आर द सब्सटेंस दैट ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द टिश्यू एंड कॉज देम श्रिंक। ये क्या करते हैं, जब हम इसे स्किन पे टॉपिकली अप्लाई करते हैं तो ये स्किन से वाटर को ड्रॉ ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, जिससे स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है और श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, और ये प्रोटीन को प्रेसिपिटेट भी करते हैं, तो ये इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव एजेंट। ठीक है, ये स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, जो प्रोटीन है उसको प्रेसिपिटेट करेंगे। ठीक है, और वहां पर एक श्रिंकिंग होगी जिस वजह से वहां पर प्रोटेक्शन का इफेक्ट आएगा। ठीक है, आपने कॉमनली यूज्ड एक प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज्यादा यूज किया होगा, क्लेंजर। ओके, क्लेंजर आप देख सकते हैं इमेज में, ये आपने कई बार यूज किया होगा अपनी डेली लाइफ रूटीन में। ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड प्रोडक्ट है, तो इसमें एस्ट्रिंजेंट ऐड किया जाता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में एस्ट्रिंजेंट का बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। टॉपिकल एप्लीकेशन मींस स्किन पे यूज किए जाना। ठीक है, आपको मैंने जब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताया था तो डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बताए थे, जैसे ओरल रूट हुआ, नेजल कैविटी हुआ, टॉपिकल हुआ, सिस्टेमिक हुआ। इन केस ऑफ सिस्टेमिक, ड्रग डायरेक्टली गोज टू द ब्लड स्ट्रीम। In case of topical, we apply lotions, liniments, and creams, night creams, moisturizers on the skin. So, astringent used by the cosmetic industries. It act as a protective agent. जैसे किसी को वुंड का फॉर्मेशन हुआ है, किसी को कट लग गया है, किसी को ब्लीडिंग हो गई है, हमें ब्लीडिंग को रोकना है, तो इन सच काइंड ऑफ केसेस वी यूज एस्ट्रिंजेंट। ओके, एंड मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ एस्ट्रिंजेंट इज एलम। So astringent is a substance that draw the water from the tissue and causing them to shrink. Okay, using astringent product after cleansing can temporarily tighten the skin and shrink the pores and remove the oil. Astringent can be used in drying effect of the skin and it is not suitable for the all type of skin. क्यों? क्योंकि astringent क्या है, ड्राइंग कॉज करता है। हेलो, आवाज साफ आ रही है? यस सर। ओके, एस्ट्रिंजेंट क्या है, ड्राइंग कॉज करता है, तो स्किन डिफरेंट टाइप्स की होती है। ऑयली स्किन होती है, ठीक है, ड्राई स्किन होती है। तो जो ड्राई स्किन होती है उस पर हम यदि एस्ट्रिंजेंट का यूज करेंगे तो और ज्यादा ड्राई हो जाएगी, और ज्यादा ड्राई होने की वजह से ड्राइनेस बढ़ जाएगी, तो स्किन की जो क्वालिटी है, उसका जो टेक्सचर है वो रफ हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि ठंडी के दिनों में आप देखते हैं स्किन से मॉइस्चर निकल जाता है, स्किन काफी ड्राई हो जाती है ना। तो ऐसी कंडीशंस डेवलप ना हो इसलिए ड्राई स्किन पे एस्ट्रिंजेंट का उपयोग नहीं किया जाता है ना। जैसे आपने कैलामाइन लोशन का यूज किया होगा, कैलामाइन लोशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एस्ट्रिंजेंट। ठीक है, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एस्ट्रिंजेंट? ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Astringents are the substance which precipitate the protein. It is a drug which makes the cell shrink by precipitation of protein from the skin surface, and it is used in the lotion to hard and protect the skin and reduce bleeding from the minor abrasions. Any minor cut on the skin is cause bleeding. तो हम उस ब्लीडिंग को यदि रोकना चाहें तो हम वहां पर एस्ट्रिंजेंट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रिंजेंट अप्लाई करने से वो ब्लीडिंग भी रुक जाती है और वहां की स्किन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर भी फॉर्म हो जाती है। ठीक है, श्रिंकिंग की वजह से। सो ये एस्ट्रिंजेंट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अदर प्रिपरेशन इन विच दे आर यूज्ड एज अ एंटीपर्सपेरेंट। एंटीपर्सपेरेंट मींस
जो पसीने की बैड स्मेल को कम करे। ठीक है, जब भी हम कोई एग्जर्शन वाला काम करते हैं, कोई हार्ड वर्क करते हैं, तो उस केस में स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। तो स्वेटिंग से क्या है, एक बैड स्मेल स्प्रेड होती है हमारे आसपास, जो कि हमारे आसपास के लोगों को काफी अनकंफर्टेबल फील करा सकती है। तो जो एंटी परस्पिरेंट्स के फॉर्मुलेशंस आते हैं, जो मार्केटेड प्रोडक्ट्स आते हैं, उसमें एस्ट्रिंजेंट ऐड किया जाता है, क्योंकि ये एंटी परस्पिरेंट का काम करता है। तो पसीने की बदबू को कम करने वाले जो स्प्रेज आते हैं, उसमें भी एस्ट्रिंजेंट ऐड किया जाता है। ठीक है, जो माउथ वॉशेस आते हैं, गार्गल्स आते हैं, थ्रोट लोजेंस आती हैं, है ना, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, और आई ड्रॉप्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ एस्ट्रिंजेंट इन फार्मास्यूटिकल एंड एज वेल एज cosmetic industries. It stimulate the growth of new tissue, and they apply locally and produce the corrosive effect and concentrated solution to remove the undesirable tissue growth. In case of वर्ड्स मीन्स आपने देखा होगा कुछ लोगों को मुहासे हो जाते हैं, तो उस केस में कैलामाइन लोशन जैसी चीजें हम यूज करते हैं, है ना। मुहासे के जो वर्ड्स के जो माउथ होते हैं, और उसपे जो एक्सिस टिश्यू का ग्रोथ हो जाता है, उसको ये रिमूव करता है। ठीक है, तो एक रिमूवल इफेक्ट देता है फॉर अनडिजायरेबल टिश्यू ग्रोथ। जैसे वर्ड्स वर्ड्स आपने देखा होगा स्किन पे जो छोटे छोटे से मुहासे होते हैं ना, उस टाइप के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो स्किन पे भी एस्ट्रिंजेंट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है? माय वॉइस इज क्लियर टू यू ऑल? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. नाउ वी आर Sir. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। लिसन, यदि वॉइस क्लियर ना नहीं रहेगी ना, तो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। We revise what is astringent. Okay, it is applied topically, and it precipitate the protein, and its action is protective. Okay, and it control the bleeding. It is used for words and treatment of wounds. ठीक है, जो फोड़े फुंसी होते हैं छोटे मोटे, उस पे एस्ट्रिंजेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं एस्ट्रिंजेंट के एग्जाम्पल्स। ओके, मेटालिक एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं जिसमें एल्यूमिनियम कंपाउंड आते हैं, और जिंक कंपाउंड आता है, जैसे जिंक ऑक्साइड हुआ, जिंक क्लोराइड हुआ। कैलामाइन, कैलामाइन इज वेरी कॉमन, आपने सुना होगा कभी ना कभी। आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट आपने देखा होगा इन केस ऑफ बर्निंग यूज करते हैं, जब भी कभी स्किन जल जाती है तो उस पर सिल्वर नाइट्रेट का ऑइंटमेंट लोशन लगाया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंजेंट। वेजिटेबल एस्ट्रिंजेंट में आता है टैनिक एसिड। ठीक है, टैनिक एसिड इज ऑल्सो एक्ट एज अ एस्ट्रिंजेंट। So these are the different example of astringent. So you have understood the definition of astringent, and how we use it in pharmaceutical or in cosmetic industries, and what are the different examples. Most common example is alum, fitkari. So this is most common example. Okay, metallic astringent, aluminum compound, zinc compound, calamine, and others. Others कैटेगरी में आएगा सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम परमैग्नेट, कैलामाइन में आएगा आयरन ऑक्साइड, जिंक कंपाउंड में आएगा जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, और एल्यूमिनियम कंपाउंड में आएगा एल्यूमिनियम एसिटेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो ये एग्जांपल्स, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा। अदरवाइज मैं आपको लेक्चर तो प्रोवाइड करूंगा, तो वहां से आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आप एग्जाम्पल का इमेज दे सकते हैं, ये देखिए जिंक सल्फेट और एलम। एलम ऐसा दिखता है पेठे जैसा, ट्रांसपेरेंट होता है ना। आपने देखा होगा पहले लोग दाढ़ी बनाते थे तो फिटकरी घिस लिया करते थे, है ना। तो ये फिटकरी वही है। ठीक है, और फिटकरी का यूज पानी को साफ करने में भी होता है, तो फिटकरी के बहुत से यूज है। कोई आपको एग्जाम्पल याद ना है तो फिटकरी तो आप लिख ही सकते हो, एलम। ठीक है, तो और जिंक सल्फेट। आप कोई भी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन देखोगे तो उसमें आपको एस्ट्रिंजेंट नजर आ जाएंगे, जो मैंने आपको अभी केमिकल्स के नाम बताए हैं। ठीक है, ये आपको कहीं ना किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएंगे यदि आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, फीमेल्स जो कॉस्मेटिक यूज करती हैं वो थोड़ा सर्च करेंगी कि ये कहाँ पर है ये केमिकल्स, और ये केमिकल्स यदि हैं तो वो एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट के लिए उस कॉस्मेटिक में यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आपने क्लेंजर तो यूज किया ही होगा, जिसका मैंने आपको इमेज दिखाया था। ठीक है, तो वो क्लेंजर बहुत ज्यादा कॉमन है, मैंने भी कभी यूज किया था, बहुत बढ़िया क्लीनिंग करता है, तो एक क्लीनिंग इफेक्ट भी देता है स्ट्रिंजेंट, है ना।
अब जैसे हमारे स्किन पे कोई भी डस्ट है या कोई भी बाहर से कोई प्रोटीन आ गया है, आपने देखा होगा कि प्रोटीन तो इसका सेल मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट होता है ना। तो हम यदि बाहर डस्ट में जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, ठीक है, हाइजेनिक कंडीशन उतनी बढ़िया नहीं है, तो हमारी स्किन पे कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो उन चीजों को रिमूव करने के लिए एस्ट्रिंजेंट बहुत बढ़िया क्लेंजिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। क्लेंजिंग इफेक्ट देता है, एंटी परस्पिरेंट इफेक्ट देता है, बैड स्मेल को कम करता है। तो बहुत सारे फायदे हैं इसके, है ना, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। तो ये आपने इमेज देखी इसकी, एलम और जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का टैबलेट आपने देखा होगा इन केस ऑफ डायरिया में भी यूज होता है, जब किसी को लूज मोशन होता है, वाटर लाइक स्टूल पास करता है ना, फ्रीक्वेंट स्टूल पास होते हैं, है ना। तो दस्त जैसी कंडीशन में भी जिंक सल्फेट के टैबलेट दिए जाते हैं, 10 mg और 20 mg के डोजेज में। इट्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये जिंक सल्फेट आपका हो गया। नाउ यूजेस, है ना। आपने स्टेपल वर्ड सुना होगा। स्टेपल मतलब किसी चीज को चिपकाना। तो ये स्टैटिक एक्शन देता है, स्टैटिक इफेक्ट देता है। स्टैटिक इफेक्ट में क्या होता है, ये चिपक जाता है स्किन से और एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है, तो जहां वहां पर थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये वुंड के केस में काफी हेल्पफुल होता है। जैसे कोई वुंड है, उसका ओपन सरफेस है, तो इट इज हाईली ससेप्टेबल फॉर फर्दर इन्फेक्शंस। उस वुंड वुंड का जो ओपन सरफेस है, ओपन जो माउथ है, वहां से फर्दर बैक्टीरिया वायरसेस वहां अटैक करके डीप पेनेट्रेट करके इन्फेक्शन को और ज्यादा डेप्थ दे सकते हैं, तो उसको ये रोकता है। एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट देता है। इन्फ्लामेशन मीन्स होता है सूजन, ओके। इन्फ्लामेशन मीन्स सूजन, तो ये सूजन को भी कम करता है एस्ट्रिंजेंट, ओके। एंटी परस्पेरेंट तो अभी आपको मैंने बताया। एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी देता है। कैसे देता है एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट? माइक्रोब्स का जो प्रोटीन है, माइक्रोब्स की जो सेल का मेम्ब्रेन होता है, वो भी तो प्रोटीन से बना होता है। तो उसका जो प्रोटीन है उसको ये प्रेसिपिटेट कर देता है, और हेलो, और प्रेसिपिटेशन की वजह से, बुशरा आप तो सेक्शनल ना। चलिए मैं क्लास के बाद आपसे बात करता हूँ, ठीक है, ओके। तो माइक्रोब का जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है उसको प्रेसिपिटेट कर देगा। तो मेम्ब्रेन क्या है, टूट जाएगा। और मेम्ब्रेन यदि टूट जाएगा तो ऑर्गेनिज्म तो गया काम से, है ना। तो एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट। इट रिमूव द अनवांटेड हेयर फ्रॉम स्किन, ठीक है। अब ये कॉस्मेटिक की बात है ना। फीमेल्स क्या करती हैं, वैक्सीनेशन जैसी बहुत सारी प्रोसेस अपनाती हैं हेयर रिमूव रिमूव करने के लिए, है ना। तो हेयर हेयर रिमूव करने के जो प्रोडक्ट्स आते हैं कॉस्मेटिक्स में, उसमें भी एस्ट्रिंजेंट ऐड किया जाता है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रिंजेंट पूछा जाता है 3 से 4 नंबर में। ऐसा क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। तो जैसे डेंटल प्रोडक्ट्स हुआ, और आपका एंटासिड्स हुआ, एस्ट्रिंजेंट हुआ। तो ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है ना। केवल आपको रिवाइज करना है और थोड़ा देखना है। एलम का ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये कैसे बनता है, फ्रॉम एल्यूमिनाइट और बॉक्साइट से ये मतलब ऑब्टेन किया जाता है। और या तो ये मिक्सिंग से बनाया जाता है, यदि हम पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का रिएक्शन कराएं और उसकी मिक्सिंग करें, स्टेयरिंग करें, तो ये लैब में प्रिपेयर किया जा सकता है फिटकरी। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कलरलेस ग्रैन्यूल्स होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है, स्वीट एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, सॉल्युबल इन ग्लिसरीन होता है, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल होता है, एक्वस सॉल्यूशन इन एसिडिक इन नेचर। जिसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलम। अब इसके यूजेस हैं, एज अ टॉपिकल एजेंट, एज अ एस्ट्रिंजेंट, प्रिपरेशन ऑफ टॉक्सॉइड्स, एंटीसेप्टिक फॉर्मुलेशन में यूज होता है। अभी मैंने आपको बताया एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है, तो हम इसको एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के लिए यूज करेंगे। आपने देखा होगा फिटकरी का यूज करते हैं पानी को साफ करने के लिए, तो पानी में जो माइक्रोब्स है उसको फिटकरी मार देती है ना। एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है, माइक्रोब्स को किल करेगा। तो पानी के प्यूरिफिकेशन में, पानी की सफाई के लिए फिटकरी का यूज करते हैं। अब किसी ने सेविंग की, सेविंग के बाद में हल्का फुल्का कट लग गया, है ना, तो वहां पर माइक्रोब्स की ग्रोथ हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो उससे बचने के लिए दाढ़ी बनाने के बाद बढ़िया फिटकरी फेर लेते हैं चिकनी चिकनी, ठीक है, तो उससे काम बन जाता है। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं एंटासिड। एंटासिड की
एंटी मतलब अपोजिट, उल्टा, है ना। हम बोलते हैं ना यार वो बहुत एंटी जा रहा है, मतलब उल्टा, है ना। तो एंटासिड बेस नेचर के होते हैं, है ना। और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। एसिड रिलीज होता है हमारे स्टमक में डाइजेशन के लिए, एसिड रिलीज नहीं होगा तो डाइजेशन नहीं होगा। और डाइजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइजेशन होगा तभी तो हम फूड से जो न्यूट्रिशन है उसको कंज्यूम कर पाएंगे। और वो स्टमक से हमारे ब्लड में जब न्यूट्रिशन जाएगा तभी तो हमारे हर सेल को न्यूट्रिशन मिलेगा और हमारी बॉडी उसको यूज कर पाएगी। तो डाइजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है एसिड का सिक्रीशन। पर कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें एसिड ज्यादा सिक्रीट होता है, तो एसिड के एक्सेस सिक्रीशन की वजह से स्टमक का जो इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इरोजन कॉज हो सकता है, और उस इरोजन की वजह से रैप्चरिंग हो सकती है, और वो रैप्चरिंग से जब एसिड कांटेक्ट में आएगा तो इट कैन कॉज पेन। तो एंटासिड क्या करते हैं, जो एक्सेस एसिड सिक्रीट हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको यस्टरडे एग्जांपल में बताया था, आप यदि गर्म पानी में ठंडा पानी डालोगे तो गर्म पानी ठंडा होगा कि नहीं, क्योंकि उसको ठंडा पानी गर्म को ठंडा करेगा, वैसे ही। ओके है ना, ठीक है। ओके बुशरा, बाय। तो क्लास ले रहा हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। तो एसिड जो एक्सेस सिक्रीट हुआ है उसको बेस जो है वो न्यूट्रलाइज करेगा, और उसकी जो इंटेंस इफेक्ट है, ठीक है, उसको कम करेगा। तो एंटासिड की डेफिनेशन इस हिसाब से क्या हो जाएगी, एन एंटासिड इज एनी सब्सटेंस जनरली अ बेस और बेसिक सॉल्ट विच न्यूट्रलाइज स्टमक एसिडिटी, दे आर यूज्ड टू रिलीव एसिड इन डाइजेशन। मतलब जब इंडाइजेशन की कंडीशन डेवलप होती है तो उसमें एसिड ज्यादा रिलीज होने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर ले, या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्पाइसी या बहुत ज्यादा फैटी फूड जब खाता है ना, जैसे मैरिजेस में जाता है व्यक्ति, वहां पर जो तेल यूज होता है ना, इस टाइप से, मतलब कभी भी कुछ ऐसा उल्टा सीधा खाने में आ जाए तो स्टमक हमारा अपसेट हो जाता है, और जब स्टमक अपसेट हो जाता है तो खट्टी डकारें आने लगती हैं। खट्टा मतलब एसिड, नींबू में एसिड होता है, संतरे में एसिड होता है, आंवले में एसिड होता है, ये सारी चीजें खट्टी है ना, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एक एसिड हमारे जो स्टमक में रिलीज होता है उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, HCl, ठीक है। तो हमारा जो स्टमक का जो पूरा गेम है वो HCl पे डिपेंड करता है। तो हमारे मुंह में जब HCl आने लगता है तो हमें खट्टी डकारें आती है, वो कितनी गंदी लगती है खट्टी डकारें, तो वो एसिड के एक्सेस सिक्रीशन की वजह से आती है। तो एसिड अब ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, या तो हम एसिड के सिक्रीशन को कम कर दें, है ना। जो सेल जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हम यूज करते हैं, रेबिप्राजोल और पेंटेप्राजोल, पेंटोप DSR। हाँ, लाइट तो आ गई लेकिन अंदर नेटवर्क नहीं है। बस और 15-20 मिनट की बची है, तो मैं चला जाऊंगा। तो स्टमक में जो एसिड रिलीज हो रहा है, स्टमक में जो एसिड रिलीज हो रहा है उसको हमको न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। तो या तो हम एसिड के सिक्रीशन को कम कर दें, तो जैसे पेंटोप DSR और रेबिप्राजोल, पेंटेप्राजोल, दीज आर द डिफरेंट ड्रग्स। ये क्या करता है, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करता है। प्रोटॉन मतलब H+ आयन, H+ आयन जब रिलीज होगा और वो Cl से कनेक्ट करेगा तो HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम क्या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का यूज करते हैं, जैसे रेबिप्राजोल और पेंटेप्राजोल। ये ड्रग्स क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करते हैं, हाइड्रोजन आयन की रिलीज को इनहिबिट करते हैं, जिस वजह से HCl का प्रोडक्शन ही नहीं होता, ठीक है। एक तो ये केस हो गया। दूसरा केस ये हो गया, जब एसिड प्रोड्यूस हो गया है तो हम उसको केवल न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें बेस देना पड़ता है ना। तो जो एंटासिड के टैबलेट्स आते हैं, कैप्सूल्स आते हैं, सिरप्स आते हैं, है ना, सस्पेंशन आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डोजेस फॉर्म में इट इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो जब हम ये कंज्यूम करते हैं तो जो स्टमक में एसिड रिलीज हुआ है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और उसके न्यूट्रलाइजेशन की वजह से हमें काफी राहत मिल जाती है, रिलीफ मिल जाता है ना। तो ऐसी जो जब प्रॉब्लम होती है पेट में, जैसे जलन होना, और आपका पेप्टिक अल्सर के केस में भी हम एंटासिड यूज करते हैं, मैंने आपको बताया होगा प्रीवियस क्लासेस में। पेप्टिक अल्सर का केस हुआ, GRD हुआ, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है जिसमें हम एंटासिड यूज करते हैं। नाउ antacid are weak base that are used to neutralize the excess stomach acid. Most antacids are weak inorganic bases. इसके एग्जांपल्स है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ठीक है। मॉम प्लस आता है, जेलुसिल लाइक फॉर्मुलेशन मार्केट में अवेलेबल होती है। आप कभी मेडिकल जाओ तो थोड़ा ध्यान देना। रिएक्शन ऑफ एंटासिड, ये रिएक्शन से जो एंटासिड करता है एसिड के साथ। एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जैसे
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो वो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। और कभी कभी गैसेस भी बनती है जिस वजह से एक एंटासिड का साइड इफेक्ट होता है फ्लैचुलेशन। फ्लैचुलेशन मतलब अफरा, मतलब गैस का फॉर्मेशन हुआ है, वो ऊपर चढ़ती है और कहीं भी अटक जाती है और चेस्ट में पेन होने लगता है ना। जब एसिडिटी होती है तो चेस्ट में गैस की वजह से पेन होता है ना, या स्टमक में भी पेन हो सकता है, तो वो गैस फॉर्मेशन की वजह से होता है। तो एंटासिड का एक साइड इफेक्ट भी है फ्लैचुलेशन, अफरा, मतलब गैस की प्रॉब्लम। देखो ना यहाँ रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन में वाटर बन रहा है, इट्स ओके, इसको तो हम एक्सक्रीट कर देंगे यूरिनरी सिस्टम से, बट जो गैस है वो कहाँ जाएगा, है ना। तो गैस थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम करता है, तो ये एंटासिड का एक साइड इफेक्ट होता है। Now, mechanism of action. Antacid perform a neutralization reaction. They buffer gastric acid, rising the pH to reduce the acidity of the stomach. pH स्केल के बारे में मैंने आपको बताया था, जब 7 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी, अल्कलाइन नेचर बढ़ेगा, और जब 7 से 1 की तरफ वापस नीचे आएंगे डाउन तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो 7 से जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ तो एसिडिटी बढ़ते चली जाएगी। यदि मैं 4 की बात करूँ, 3 की बात करूँ, 2 की बात करूँ, तो 2 जो वैल्यू है वो ज्यादा एसिडिक होगी। ठीक है। तो जो बफर्स होते हैं ये क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं। बफर सॉल्यूशन, जैसे हमारे ब्लड का भी पीएच होता है 4.7.4, है ना, तो उसको पीएच को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यदि ब्लड का पीएच फ्लक्चुएट होगा तो हमें प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। तो पीएच को मेंटेन करने के लिए जो सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं उनको हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। इट मेंटेन द पीएच इन अ पर्टिकुलर रेंज। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ एक्सेस रिलीज ऑफ एसिड इन द स्टमक। मतलब स्टमक में एक्सेस एसिड जो रिलीज हो रहा है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। अल्कोहल कंजप्शन हो सकता है, जो लोग बहुत ज्यादा दारू पीते हैं उनका एसिड ज्यादा रिलीज होता है, उनको पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। ईटिंग सर्टेन काइंड ऑफ फूड, मैंने आपको बताया स्पाइसी और बहुत ज्यादा ऑयली फूड, है ना, तो वो भी कॉज करता है। स्मोकिंग, सॉरी, सर्टेन ड्रग्स जैसे एस्प्रिन, जो ड्रग बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं, वो भी एसिडिटी कॉज करते हैं। और स्ट्रेस बहुत ज्यादा यदि हम स्ट्रेस लेते हैं तो भी उस केस में होता है। एंटासिड आर अवेलेबल इन डिफरेंट डोजेस फॉर्म, जैसा मैंने आपको बताया था, कैप्सूल, टैबलेट, पाउडर, चिवेबल टैबलेट और सस्पेंशन। ये डिफरेंट डोजेस फॉर्म में इट इज अवेलेबल इन द मार्केट। एंड फेमस ड्रग्स इसके कौन से हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बिस्मथ सब सिलिकेट्स, और हिस्टामिन और सिमेटेडिन, एसिलॉक्स। यूज ऑफ एंटासिड कहाँ यूज करते हैं, जो हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है ना एसिड की वजह से, मैंने आपको बताया था जीईआरडी, है ना, जब जो स्फिंक्टर होता है वो लूज हो जाता है जिस वजह से एसिड ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट करके हमारे, या तो वो लंग्स में जा सकता है या तो हमारे माउथ में आ सकता है, जिस वजह से बर्निंग सेंसेशन फील होता है। तो इन सच काइंड ऑफ मेडिकल कंडीशंस वी यूज एंटासिड। दूसरा, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट ऑफ अल्सर, क्योंकि अल्सर में भी जो वुंड फॉर्मेशन हुआ है ड्यू टू द अटैक ऑफ एच पाइलोरी बैक्टीरिया, तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन कॉज हुआ है उसमें भी जब एसिड टच करेगा तो बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन कॉज करेगा, तो उसको भी हम कम कर सकते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ एंटासिड, इसके साइड इफेक्ट क्या है, अभी मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा एंटासिड यदि आप लोगे तो डायरिया हो सकता है, आपको इन्फ्लैचुएशन की प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट साइड इफेक्ट्स हैं। और जैसे इसमें कार्बोनेट्स भी होते हैं, तो कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, तो जिस वजह से ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, मतलब डकार आना और फ्लैक्चुएशन, है ना, ये प्रॉब्लम फेस कर सकता है। और जैसे कैल्शियम हुआ, इसमें कैल्शियम भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस टाइप के जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने आपको बताया जो एज अ बेस काम कर रहे हैं, तो इनके जो केमिकल रिएक्शंस होंगे तो उससे जो प्रोडक्ट बनेंगे उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, तो वही हम यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। तो calcium compound containing may also increase the calcium output in the urine, which might be associated with the kidney stone। अब जैसे कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, और कैल्शियम के लम्फ बन जाएंगे और वो किडनी स्टोन कॉज कर सकते हैं, पथरी, पथरी की बीमारी। अब सोडियम, जैसे जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट है, हाइपरटेंशन के पेशेंट है, हार्ट पेशेंट को डॉक्टर नॉर्मली कहता है कि आपको सॉल्ट कम खाना है, नमक कम खाना है, कम नमक खाओ। पर यदि हम एंटासिड यूज करते हैं तो एंटासिड में यदि सोडियम हमारे ब्लड में बढ़ेगा तो सोडियम बढ़ने की वजह से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हमारी बढ़ जाएगी, है ना।
तो और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है तो उसको हम इस टाइप के एंटासिड देते हैं जिसमें सोडियम का लेवल ब्लड में ना बढ़े। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें बहुत जरूरी है हमारे ध्यान में रखना जब हम एंटासिड यूज करते हैं। तो सेल्फ मेडिकेशन को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, मन से कभी भी मेडिकल स्टोर से दवाई लेके नहीं खाना चाहिए, है ना, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी में यदि कोई बीमारी है तो उसके हिसाब से आपको दवाई दी जाती है। तो डॉक्टर हमेशा पूछता है ना कि और कोई बीमारी तो नहीं है। अब कोई हार्ट का पेशेंट है, उसको अटैक आ चुका है, तो उसको ऐसा एंटासिड नहीं देंगे जिसमें सोडियम हो। कोई व्यक्ति है जिसको पथरी की प्रॉब्लम है, तो हम उसको ऐसा एंटासिड नहीं देंगे जिससे उसके ब्लड में कैल्शियम बढ़े। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं करना चाहिए। कोई भी सोचता है अरे क्या हुआ, पेट ही तो खराब हुआ है, ले लेता हूँ एंटासिड, ऐसा नहीं है ना। सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज डेंजरस। तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही हमें मेडिसिन लेना चाहिए, या फार्मासिस्ट से भी आप कंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि फार्मासिस्ट को भी मेडिसिन का अच्छा नॉलेज होता है। फार्मासिस्ट तो ऑल्सो मेडिसिन एक्सपर्ट, तो आप उससे भी सलाह ले सकते हो। अब हम आगे देखते हैं, हु कैन नॉट टेक एंटासिड। कौन पेशेंट नहीं ले सकते, तो मैंने आपको अभी बताया, जो जैसे हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है ना, और जिनका किडनी फेलियर है, इस टाइप के पेशेंट एंटासिड को यूज नहीं करते। अब इसके कुछ इंडिकेशन है कि किन कंडीशन में हम एंटासिड यूज करते हैं, अभी मैंने आपको बताया, जैसे नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है ना, और आपको जैसे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है ना, पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो इन सब कंडीशन में एंटासिड ले सकते हैं। चलिए, समझ में आया आपको? हेलो, हेलो, आवाज साफ आ रही है? हेलो। यस सर। चलिए ठीक है ना। इट्स Yes, मैं sir. 5 से 10 मिनट का गैप लूंगा, फिर आपकी दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी। ओके। हेलो। यस सर। ओके फाइन। हाँ जी सर। 10 मिनट बाद फिर मिलते हैं, ठीक है, 10-15 मिनट बाद, और क्लास होगी आपकी, ठीक है। बाय।